आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम सुनते ही परिवार पर भी आफत आ जाती है। जिससे होता है वो तो परेशान होता ही है, पूरा परिवार, पूरे दोस्त, सबके सब परेशान हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कैंसर की। कैंसर की पहचान बहुत बाद में शायद शुरू हुई, मगर उससे पहले ही कैंसर को कर्कट रोग के रूप में हम पहचानते थे। हालांकि उसका इलाज कैसे होता था हमें नहीं मालूम। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंत मुकुंद केकरे, जो भिलाई के प्रथम ऑन्कोलॉजिस्ट थे और तब से आज तक लगातार ही भिलाई के संपर्क में बने हुए हैं। हालांकि उनका 40 साल का या 40 साल से भी थोड़ा ज़्यादा का करियर कैंसर के क्षेत्र में रहा है। अर्थात वे साक्षी हैं उस पूरे दौर के जब कैंसर डिटेक्शन शुरू हुआ, कैंसर का प्राइमरी इलाज शुरू हुआ और आज हम बहुत एडवांस्ड स्टेज में उसका इलाज कर पा रहे हैं। तो सर उसके साक्षी हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र को सर 1995 से लगातार सेवाएं दी हैं अपनी, और सेल के डॉक्टर के रूप में कुछ अन्य शहरों में भी सर अपनी सेवा देते रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में कि कैंसर वास्तव में है क्या, कैंसर का निदान कैसे होता है, कैंसर की चिकित्सा के क्या क्या तरीके हैं और एडवांसमेंट्स क्या क्या आया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैंसर चाहे कितना भी डरावना हो, सर्वाइवर्स की एक बहुत लंबी लिस्ट हमारे सामने है कि ढंग से समय पर अगर किसी का इलाज हुआ है तो एक अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर आज हम बात करेंगे डॉक्टर केकरे से। सर स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज़ में। तो कैंसर क्या है? कैंसर एक भयावह बीमारी है और किसी को अगर हम कहते हैं कि आपको कैंसर हो गया है तो आधा तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है कि भाई मुझे कैंसर हो गया। पर अब ऐसा है नहीं, क्योंकि अब कैंसर बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है। बहुत अर्ली स्टेज में, स्टेज 0, स्टेज 1 में भी पकड़ा जा सकता है। और जैसे जैसे कैंसर की स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर का इलाज मुश्किल होता जाता है, फ़ायदा होने की संभावना कम है। जब कैंसर स्टेज 1 या 2 में पकड़ा जाता है तो अधिकतर कैंसर जो कॉमन कैंसर भारतवर्ष में होते हैं वो ठीक किए जा सकते हैं। तो कैंसर होने का कारण अगर सोचे या कैंसर क्या है, तो कैंसर शरीर की अपनी ही कोई कोशिका एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू कर देती है। एबनॉर्मल ग्रोथ का मतलब है वो आसपास के कोशिकाओं का खाना भी ले लेती है, आसपास की कोशिकाओं को भी खाने लगती है और खुद एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड होने लगती है और अन्य सेल बनाती है, कई अपने जैसे सेल्स बनाती है। ये सेल्स धीरे धीरे आसपास के ऊतकों में भी फैलते हैं और ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स के द्वारा शरीर में और जगह भी फैल सकते हैं, जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो इसीलिए शुरुआती दौर में अगर इसकी जानकारी हो जाए, जब एक जगह कहीं शुरू हो रहा है, तो इसको पूरी तरीके से या तो सर्जरी, रेडिएशन या कीमो से ठीक किया जा सकता है। अभी आपने मेटास्टेसिस की बात की, ये कौन सा स्टेज में शुरू होता है आमतौर पे? मेटास्टेसिस यानी स्टेज 4 हो गया। स्टेज मेटास्टेसिस का मतलब स्टेज 4। स्टेज 1 यानी जब लिमिटेड जहाँ शुरू हुआ है वहीं है। जब आसपास के स्ट्रक्चर्स में से किसी में जाने लग गया तो, या साइज़ बड़ा हो गया तो स्टेज 2 हो जाता है। अगर आसपास के गठानों में फैल रहा है, रीजनल नोड्स जिनको हम बोलते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे स्टेज 3 की तरफ जाता है। स्टेज 4 यानी फिर वो शरीर में दूसरे अन्य ऑर्गन्स में फैलना शुरू हो गया, मतलब पूरे शरीर में फैलना शुरू कर देता है। वो खतरनाक स्टेज है, वो खराब स्टेज, जहाँ से वापसी बहुत मुश्किल होती है। वहाँ से मुश्किल है। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर क्या है? हमारे देश के कैंसर्स का भी पिक्चर अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर बात करें पुरुषों की और महिलाओं की, तो पुरुषों में अभी भी मुंह के कैंसर्स, ओरल कैंसर्स, लिप कैंसर्स ये ज़्यादा कॉमन है, जबकि महिलाओं में स्तन का कैंसर कॉमन हो गया है। पहले बच्चेदानी का कैंसर हुआ करता था सबसे कॉमन, अब स्तन का कैंसर सबसे कॉमन हो गया है। ऐसे ही पुरुषों में अगर अपन देखें तो ओरल कैविटी के बाद अब फेफड़े का कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। उसके बाद पुरुषों में बड़ी आंत का कैंसर बहुत कॉमन है। बाद में धीरे धीरे अपन जाएँ तो फिर मतलब ये थ्रोट का, फेरिंग्स जिसको बोलते हैं, और लैरिंग्स, इसका कैंसर, और प्रोस्टेट का कैंसर मेल्स में और पुरुषों में। और प्रोस्टेट यानी जो ग्रंथि होती है ब्लैडर के पास नीचे, उसमें कैंसर एक 55 साल 60 साल के बाद होने की संभावना रहती है। और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले है, उसके बाद कैंसर सर्विक्स, फिर उसमें भी बड़ी आंत का कैंसर अब कॉमन होता जा रहा है। तीसरे लेवल पे वो आ गया है कोलोरेक्टल कैंसर। उसके बाद मुंह के और गले के कैंसर, क्योंकि वो लोग भी गुड़ाखू तंबाकू से वो लोग भी एक्सपोज है जो
मजदूरियाँ और करती महिलाएं वो गुड़ाखू तंबाकू से वो भी एक्सपोज्ड हैं। और ओवरी कैंसर, ओवरी का यानी अंडकोश का कैंसर भी कॉमन है। तो ये 4-5 महिलाओं में और 4-5 पुरुषों के कैंसर जैसे हमने देखा कि दोनों में कॉमन है कोलोन या कोलोरेक्टल कैंसर, और मुंह के और गले के कैंसर। तो ये इसका कारण क्या हो सकता है? मुंह के और गले के कैंसर को तो हम खरीदते हैं और परोसते भी हैं। खरीदने का ऐसा है कि हम लोग जाके दुकानों पे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा इत्यादि खरीदते हैं और उसको खाते हैं, मुंह में दबा के रखते हैं एक जगह। उस जगह फिर वो कैंसर होने काफ़ी साल बाद वहाँ पे परिवर्तन आता है चमड़ी में और कैंसर पैदा होता है। और उससे जो सॉल्यूशन बनता है, जिसको निगल भी जाते हैं लोग बाग, तो सारे मुंह की चमड़ी, सारे गले की चमड़ी और सारे खाने की नली की चमड़ी एट रिस्क होती कैंसर डेवलप करने की। तो ऊपर से पेट तक सारे में कैंसर पैदा हो सकता है उस वजह से। एक तो तंबाकू हो गया, और जो कोलोरेक्टल वगैरह कैंसर है उसमें आजकल कैंसर होने की अगर कारण अपन देखें तो उसमें कई कारण हैं। एक कारण तो है कि जेनेटिक रीज़न, कि अगर आपको आनुवंशिक या जेनेटिक कोई कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स में हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल यानी पेट के कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स, ये जेनेटिक भी हो सकते हैं। पैनक्रियाज के कैंसर्स ये जेनेटिक भी हो सकते हैं। पर अधिकतर जो है वो लाइफस्टाइल है, तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसमें कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बैठे बैठे जो ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें कैंसर की संभावना ज़्यादा है। तंबाकू के सेवन, बीड़ी सिगरेट का सेवन, अगर आप अल्कोहल भी लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, डेली या अल्टरनेट डे, और तंबाकू भी खाते हैं, तो कैंसर होने की संभावना एक कॉमन पर्सन से और ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा फिर एक्सपोजर टू रेडिएशन भी है। एक तो नेचुरल उसमें भी रेडिएशन मिलता है, सारे अपने स्ट्रक्चर से भी रेडिएशन मिलता है, पर बाकी जैसे एक्सरेज और बाकी का अननेसेसरी एक्सपोजर हो तो उसमें भी थायराइड कैंसर्स और दूसरे ब्लड कैंसर्स और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। और कैंसर होने के रीज़न्स हैं, जैसे इन्फेक्शंस भी हैं जो आजकल पता पड़ रहे हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस से लीवर कैंसर हो सकता है। ऐसे ही एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो अगर स्टमक में एसिडिटी बार बार करता है और स्टमक कैंसर्स उसमें हो सकते हैं। ऐसे ही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है जिससे आपके बच्चेदानी का कैंसर रिलेटेड है, तो उसके अगेंस्ट में अब बहुत अच्छे वैक्सीन्स आ गए, 2 वैक्सीन्स आ गए हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट। और उसको मतलब ये आजकल डायरेक्टिव है कि जो लड़कियों को मतलब जो प्यूबर्टी के समय से समझ लीजिए 13 साल से लेके 21 साल के बीच में, तो सेक्सुअली एक्टिव होने से हाँ पहले अगर लग जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 21 साल तक भी वो लग जाए अगर 2 डोज उस वैक्सीन के, तो बच्चेदानी का कैंसर जो सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में होता था वो मतलब उन लेडीज़ को होने की संभावना एकदम नहीं के बराबर हो जाएगी। तो ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है ऑन ए लार्ज स्केल। स्कूल गोइंग बच्चियों से अगर ये शुरू करें तो बहुत ही अच्छा है। हमने जैसे पहले चर्चा की कि अगर समय पर पहचान हो जाए, कैंसर की जांच हो जाए, तो इलाज करना न केवल आसान होता है बल्कि इम्प्रूवमेंट और रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो कौन सी जांचें हैं या कौन से ऐसे लक्षण हैं जिस पर उनको जांच करवाने जाना चाहिए? देखिए, जो कॉमन कैंसर्स हैं भारतवर्ष में, जैसे मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर, ये इजीली एक्सेसिबल है। बच्चेदानी का कैंसर है वो भी इजीली एक्सेसिबल है। स्तन में अगर गठान है वो भी आराम से देखी जा सकती है। तो ये सब आपको आराम से नज़र आते, खुद को भी तकलीफ, अगर मुंह में छाला हो रहा है, कहीं कोई मतलब बहुत समय से सफ़ेद धब्बा है, छाला है, जलन हो रही है, तो उसको, और आप तम्बाकू भी खाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, तो उसको तुरंत दिखा लें तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा वो कि कैंसर है या नहीं है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। स्तन के लिए अगर आपके फैमिली में किसी को स्तन का कैंसर है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। जैसे अगर मतलब आपकी मदर को या उनकी सिस्टर को या बुआ को या किसी को था, तो फैमिली में होने से आपको होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप कुछ नहीं करना है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। मिरर के सामने खड़े रह के नहाते समय एक हाथ उठा के दूसरे हाथ से, फ्लैट हाथ से जांच करनी है। तो अगर कहीं कोई फ्लैट हाथ से जांच करनी है, ऐसे नहीं, तो उसमें कोई ना कोई गठान अगर आपको लगे तो आप तुरंत जाके किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर को या सर्जन को दिखाएं तो जल्दी जांच हो सकती है।
तो ये स्तन के बच्चेदानी के लिए एक बहुत सिंपल से, अगर किसी को मतलब माहवारी के समय एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है या फिर संबंध जब पति के साथ संपर्क होता है उसके बाद ब्लीडिंग हो रहा है, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग बोलते हैं उसको, या जब आपकी माहवारी बंद हो गई है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं, जब माहवारी बंद हो गई उसके साल 2 साल बाद आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो, तो ये सब स्थितियों में आपको तुरंत जांच करवा लेना चाहिए। या इंटरमेंस्ट्रुअल यानी जैसे आपके 28 दिन से साइकिल आती है पर आपको ये लग रहा है कि साइकिल के बाद 10 दिन बाद फिर ब्लीडिंग हो गया, 15 दिन बाद फिर ब्लीडिंग हो गया, तो वो भी कैंसर की संभावना हो सकती है। और सफ़ेद पानी जा रहा है अगर आपको बार बार, तो वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो कैंसर भी हो सकता है। तो आजकल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए भी जेनोमिक स्टडी कर ली जाती है वहाँ से पानी लेके। और दूसरा एक पैप स्मीयर सिंपल सा टेस्ट है, वो पैप स्मीयर सर्विक्स यानी आपका जो बच्चेदानी का मुख होता है वहाँ से जांच लेते हैं और उसको स्लाइड के ऊपर लेके देखने से बहुत जल्दी मालूम पड़ जाता है, स्टेज 0 में भी डिटेक्ट हो सकता है कैंसर है करके। तो उस स्थिति में इनको ठीक करने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर भी अगर अर्ली डिटेक्ट हो तो ठीक होने की संभावना, लंबे समय तक ठीक होने के रहने की संभावना 10-10, 15 साल, 20-20 साल में ठीक रहते हैं सब। तो मतलब एक तरह से नॉर्मल लाइफ मिल जाती है। तो सर कैंसर का डिटेक्शन की बात हमने कर लिया कि कभी हमें सावधान होना चाहिए। मुंह के जितने कैंसर है शायद ये डेंटिस्ट लोग ज़्यादा आसानी से पकड़ पाते हैं जो रेगुलरली ओरल हेल्थ का चेकअप कराते हैं। बाकी के लिए अपन स्वयं सतर्क रह सकते हैं। जो कॉमन टाइप के कैंसर है सर ने उसके लक्षण बताए, कुछ कैंसर ऐसे भी हो सकते हैं जो हिडन हो। नहीं, इसके कुछ लक्षण हैं जो भी सबको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने बताया, जैसे मुंह में छाला हो, मुंह में सफ़ेद धब्बा हो, लाल धब्बा हो, या फिर आपको खांसी में या दांत के पास, गम्स के पास से कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर कान किसी भी ऑरिफिस से जो नॉर्मल आपके ओपनिंग्स हैं जैसे नाक से, कान से, टट्टी के रास्ते, पेशाब में ब्लड ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसको भी चेकअप करवा लें। ज़रूरी नहीं कैंसर हो, दूसरा भी कारण हो सकता है, पर उसकी जांच ज़रूर करवा लें। अगर कहीं कोई गठान हो शरीर में जो पहले से थी पर अब उसमें बदलाव आ रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, उसका कलर बदल रहा है, उसकी जांच करवा लें। अगर कोई नई गठान आती है तो वो हो सकता है चोट के कारण हो या किसी और इन्फेक्शन के कारण हो, पर वो 10-15 दिन में दवाइयों के बाद ठीक नहीं हो रही तो उसकी भी जांच करवा लें। ब्रेस्ट में गठान है तो उसकी जांच करवा लें। अगर बच्चेदानी से के रास्ते से खून जा रहा है या सफ़ेद पानी, उसकी जांच करवा लें। ऐसे अगर आपको निगलने में या उसमें तकलीफ़ हो रही है उसकी जांच करवा लें, क्योंकि हो सकता है खाने की नली में या आवाज़ के बक्से के पास कहीं गठान हो।